अध्याय 11। तुवु की कंपनी पर दबाव डालना सिर्फ डुआन रूलान का विचार नहीं था। डुआन रूलान, क्योंकि उसने तुवु की कील ठोंक दी थी, घर पहुंचते ही और दरवाजा बंद करते ही भड़क उठी। उस दुर्भाग्यपूर्ण विवाह से मुक्त होने के बाद वह 20 साल तक एक सहज जीवन जीती रही। जियांगचिंग में जी परिवार एक जहरीला सांप था जो बहुत बड़ा व्यवसाय करता था। वह जी परिवार की उचित पत्नी थी। वह जहां भी जाती थी उसके पीछे गार्ड ऑफ ऑनर होता था। लोगों को उसके चेहरे के भाव देखने पड़ते थे। उसे पहले कभी ऐसी शिकायत नहीं झेलनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति उससे घृणा करता था वह उसकी बीमार बेटी थी, जिससे वह बेहद नफरत करती थी। डुआन नु लान को शर्मिंदगी और बेहद निराशा महसूस हुई। चू तुवु कौन है? क्या वह उसकी कोख से नहीं आया? अपनी ही माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? कितना अशिक्षित कर्जदार! लेकिन इस समय डुआन रुलान ने यह नहीं सोचा कि उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया है, एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। वह अभी भी खुद को भाग्यशाली महसूस करती है। भाग्यशाली है कि उस समय उसकी निर्णायकता ने उसे झो सियू के परिवार में नहीं बांधा, अन्यथा वह अब एक अमीर परिवार की उच्च और शक्तिशाली पत्नी कैसे हो सकती है? ऐसा सोचकर डुआन रुलान को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने तुरंत किंगहुआ चीनी मिट्टी के कप को अनदेखा कर दिया जो उसके गुस्से में टूट गया था, और इत्मीनान से अपना मेकअप करने बैठ गई। इस समय जी वेंझांग ने आवाज सुनी, ऊपर के अध्ययन से नीचे आया, जमीन पर बिखरे हुए टूटे हुए टुकड़ों को देखा, भौहें सिकोड़ी, अपनी पत्नी को देखा और पूछा, तुम फिर से किस बारे में पागल हो? मैं अभी भी व्यापार पर चर्चा कर रहा हूँ। वेंझांग, डुआन रुलान ने अपने पति को नीचे आते देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। यह सही है, झो सियू ने उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत की। पेश की गई शराब पीने से इनकार कर दिया, लेकिन पेनल्टी वाइन पीना पसंद किया। अगर ऐसा होता तो उसे विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। झो सियू को जियांगचिंग में रहने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि अपने बेटे को नहीं, तो यह नहीं है कि वह एक लिन को नहीं कर रही है। अभी भी उसे बहकाने के लिए उसके चेहरे पर भरोसा कर रहा है। दिल से दिल, युवा लोग, चीजों को नहीं समझना सामान्य है। थोड़ा शरारती होना ठीक है, इसे बाहर पर न दिखाने दे, यह ठीक है। अपने पति को यह कहते हुए सुनकर डुआन नु लान अपने होंठ काटने से खुद को रोक नहीं सकी। यह सही है, उनका परिवार एक ही है। उसका पति भी बाहर प्रेमियों का एक समूह रखता है, लेकिन वे उसे कभी परेशान नहीं करते हैं, और उसका कर्तव्य पहली पत्नी के रूप में एक अच्छा काम करना है, चाहे कुछ भी हो, बस महिमा और धन का आनंद ले। आखिरकार उसका लक्ष्य एक अमीर परिवार में शादी करना है। डुआन रू लैन को भी सच्चाई की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा जी वेन झांग के शरीर में समस्याएं हैं। इस जीवन में केवल एक वारिस है, जी लिन। भविष्य में जी परिवार उसका नहीं होगा, फिर किसका? दुर्भाग्य से उसका यह बेटा भी विद्रोही था। चाहे उसे कितनी भी बार उच्च समाज के नियम बताए गए हों, उसने नहीं सुना। मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के बाद वह बाहर चला गया और आधे साल से अधिक समय में एक बार भी घर नहीं लौटा। डुआन रुलान को समझ में नहीं आया कि जी वेंझांग बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं था। जी वेंझांग स्वाभाविक रूप से समझ गया कि डुआन रुलन के बारे में क्या परेशान किया गया था, और कहा, मैं एक लिन के स्वभाव को जानता हूँ। जितना अधिक हम उसे अधिक रोकते हैं, वह काम पर जाना चाहती है। यह बेहतर है कि वह उसे हमारे साथ संघर्ष करने के लिए मजबूर करे। जल्द ही या बाद में उसे वापस आना होगा, यहाँ तक कि अगर यह वह मॉडल है। यदि आप आराम से नहीं हैं, तो उसे बताएं कि उसे वापस करना मुश्किल है। उसकी कंपनी का नाम क्या है? सहमत। सियू के अनुबंध को बाहर निकालते हुए, कितना महान! उसका अनुबंध सबसे खराब अनुबंध था।
कंपनी जो चाहे वह कर सकती थी। अनुबंध रद्द करने का बहाना बनाकर तो वो न केवल नहीं कह सकती थी, बल्कि उसे कंपनी को हर्जाना भी देना पड़ा। इसलिए जब कंपनी ने तूवू को बुलाया तो उसे केवल अनुबंध के उल्लंघन की सजा और 20 मिलियन का कर्ज मिला। 20 मिलियन! उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? सीवू डर गई और स्तब्ध रह गई। उसने जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसे ध्यान से देखा तो वह अवाक रह गई। यह कॉन्ट्रैक्ट वाकई मौत का गड्ढा था। मूल मालिक उस समय चर्बी के नशे में अंधा हो गया होगा और उसने बिना पढ़े ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए होंगे। सीवू भी इस मुद्दे को ठीक से नहीं समझ पाई थी। इस बारे में सोचने के बाद उसने यूलिंग को फोन करके पूछा। उस दुर्घटना के बाद यूलिंग का रवैया 180 डिग्री बदल गया। वह अपने खाली समय में सीवू के लिए उपहार लाती थी और सीवू को कई अनुबंध भी पेश करती थी। लेकिन सीवू मॉडलिंग जारी रखने की योजना नहीं बना रही थी, इसलिए उसने विनम्रता से उन सभी को मना कर दिया। फोन पर यूलिंग चौंक गई जब उसने 20 मिलियन के बारे में सुना। यह असंभव है। वे बिना किसी कारण के मेरा अनुबंध रद्द क्यों करना चाहेंगे? यूलिंग कई वर्षों से मनोरंजन उद्योग में थी। उसे इस बात का गहरा एहसास था कि क्या गलत था। कुछ वाक्यों के लिए सीवू को सांत्वना देने के बाद वह कारण के बारे में पूछने गई और आखिरकार मुख्य बिंदु मिल गया। सीवू, मैंने कुछ दोस्तों से पूछा। हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, उनका मतलब था कि आपने किसी को नाराज किया है। वो लिन को अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तुवो की तबीयत ठीक नहीं थी। वह घर पर ही आराम कर रहा था। मैगजीन कवर शूट के अलावा उसने कोई और काम नहीं किया था। वह दूसरों के प्रति इतना आक्रामक कैसे हो सकता है? वो लिन ने कहा, ध्यान से सोचो, कौन व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनाना चाहता है और किस कारण से? मनोरंजन उद्योग अन्य जगहों से अलग है। इसे सबसे ज्यादा पैसे और रिश्तों की जरूरत है। वो लिन के दोस्त यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि पर्दे के पीछे कौन निर्देशन कर रहा है, तो इस व्यक्ति का बहुत ऊंचा दर्जा होना चाहिए। ग्यांगथान में बहुत कम लोग उसे अपमानित करने की हिम्मत करते हैं। वो लिन वास्तव में तूवू के बारे में चिंतित था, उत्सुकता से पूछ रहा था। फिर से सोचो, तूवू थोड़ा असहाय था। बहन लिन्हा, अब चिंतित होना बेकार है। हालांकि उसने ऐसा कहा था, लेकिन तूवू को स्पष्ट रूप से अंदाजा था कि कौन उसके लिए चीजें मुश्किल बनाना चाहता था। अगर यह दोआन लान की जैविक मां नहीं थी जो उससे नाराज होकर चली गई थी, तो और किसके पास खाली समय होगा? कोई रास्ता नहीं। सीयू फेंग शांग पत्रिका का नया अंक आने वाला है। मैं कवर मॉडल हूँ। जब तक कोई घोटाला नहीं होगा, मैं इस बार जरूर मशहूर हो जाऊंगी। लेकिन अब यह घटना सामने आई है। अगर इसे ठीक से हल नहीं किया गया तो? यूलिंग ने बार बार इसके बारे में सोचा। उसे लगा कि कोई अच्छा तरीका नहीं है। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम एक पल रुको, मैं तुम्हें एक भरोसेमंद वकील ढूंढने में मदद करूंगी। अगर वह व्यक्ति चीजों को मुश्किल बनाना जारी रखता है, तो तुम्हें एक और ठोस सहारा ढूंढना चाहिए। सीयू ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? हुआन यी, वह कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बहन लिंग, कंपनी मुझे कैसे स्वीकार कर सकती है? मैं सिर्फ एक छोटी अनजान मॉडल हूँ। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि अगर मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हूँ तो मुझे 20 मिलियन का मुआवजा देना होगा। कौन पैसे को इस तरह कचरे की तरह इस्तेमाल करेगा? किसने कहा कि मैं मशहूर नहीं हूँ? यूलिंग ने अचानक पूछा। सीयू स्तब्ध थी, कुछ उलझन में थी। लिन्ह ने कहा, भले ही आप उस ऑडिशन के अवसर को चूक जाएं, फिर भी आपके पास फोंग थोंग आइकन है। मैं आपको बता रहा हूँ, परिणाम निश्चित रूप से आपकी अपेक्षाओं से परे होगा।
मैं उद्योग में अपने सभी वर्षों के अनुभव के साथ गारंटी देता हूँ कि आप निश्चित रूप से लोकप्रिय होंगे। यहाँ तक कि शिक्षक ट्रोंग सियू जिन्होंने कभी किसी को बढ़ावा नहीं दिया को बोलना पड़ा और आपको बढ़ावा देना पड़ा, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वह आपको अन्य सहयोगियों के लिए सुझाएंगे। क्या आप जानते हैं कि यह सम्मान पाना कितना मुश्किल है? सच कहूँ तो तुवु को उस एल्बम पर कोई भरोसा नहीं था। उसे तो यह भी लगा कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो लिन्ह ने कहा कि उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। बहन लिन्ह, क्या आप सच कह रही हैं? रहस्यमय वो लिन्ह ने कहा। आज फोंग थोंग आधिकारिक वेबो नए अंक के लिए कुछ पीआर करेगा। आपके एल्बम से एक तस्वीर लेने की योजना बना रहा है। मूल रूप से चुना गया व्यक्ति काई लैम था क्योंकि उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, लेकिन काई लैम ने इनकार कर दिया। विशेष रूप से आपको प्रचार के प्रभारी होने का नाम दिया। इस बारे में बात करते हुए, यह बदमाश जीलिन वास्तव में आपकी परवाह करता है। अगर आप दोनों पहले नहीं मिले होते तो मुझे लगता कि उसके मन में आपके लिए भावनाएं हैं। सीयू को दोषी महसूस हुआ और उसने विषय बदलना चाहा। हाँ, वह वास्तव में अच्छा है। वह शायद नए आने वाले का थोड़ा समर्थन करना चाहता है। उसका मतलब कुछ और नहीं है। बहन, यह मूर्ख लड़का हमेशा ऐसा ही होता है। अपना नाम छोड़े बिना गुप्त रूप से अच्छे काम करता है। क्या उसे डर है कि अगर उसे पता चल गया तो वह दुखी हो जाएगी? फिर उसे इसे गुप्त रखना होगा। यू लिंग सब कुछ प्रकट करने वाला है। सीयू खुश और परेशान दोनों थी। उसने सोचा कि डुआन रूलैन ने क्या किया। इतने कम समय में जी लिन इतना मूर्ख था, और उसकी ऐसी जैविक माँ थी। उसे नहीं पता था कि अब क्या कहना है। यू लिंग को नहीं पता था कि सीयू के विचार बहुत दूर उड़ रहे थे। उसने कहना जारी रखा, उस कंपनी में इस मामले को लेकर जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हुआन यी आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, यह मामला कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता ल्यूक परिवार की आंखों के सामने मुझे छूने की हिम्मत कौन करेगा। यह सही है। कल हुआन यी कई मनोरंजन कंपनियों के अधिग्रहण की सार्वजनिक घोषणा करेगी और शामिल हुए नए कलाकारों के स्वागत के लिए एक डिनर पार्टी भी रखेगी, और हुआन यी के नए निर्देशक भी अपनी शुरुआत करेंगे। सीवू, तुम मेरे साथ आओ और देखो कि क्या कोई अवसर है। फिर यू लिंग ने अपनी आवाज कम कर दी। नया निर्देशक लू परिवार से है। वह रोंगचिंग से यहाँ आया है। ऐसा लगता है कि उसका दर्जा कम नहीं है। मैंने सुना है कि वह बहुत छोटा है। आपको इस अवसर को पकड़ना चाहिए, सीवू ने जवाब दिया, महसूस करते हुए कि यू लिंग के शब्दों में एक छिपा हुआ अर्थ था। इसके बारे में सोचते हुए वह समझ गई। क्या यह हो सकता है कि यू लिंग उसे एक सौंदर्य चाल का उपयोग करना चाहता था? भूल जाओ, कौन उसकी कमजोर उपस्थिति पर ध्यान देगा। सीवू आत्मविश्वास से भरी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जानकारी पहले से ही हुआन यी के नए निदेशक लू जिंगझो के हाथों में थी। रहस्यमय लू परिवार का सूचना नेटवर्क विशाल था, और उस समय लू जिंगझो को पहले से ही पता था कि सीवू को कंपनी द्वारा धोखा दिया गया था। किसी को भेजो, जाओ उस पर हस्ताक्षर करो। लू शिंगझो ने अपना हाथ हिलाया। इसे एक बेकार व्यक्ति को पालने के रूप में माने। वैसे भी मैं उससे पैसे कमाने की उम्मीद नहीं करता या नहीं। बस उसे उस स्थिति में रख दो। मैं परिणामों की रिपोर्ट 5वें मास्टर को वापस कर सकता हूँ। उसने सब कुछ ठीक से व्यवस्थित किया। यह एहसान चुकाने के लिए पर्याप्त माना जाता था। अगर उसे सीवू की प्रोफाइल नहीं मिली होती तो उसे निश्चित रूप से हुआन यी का पक्ष नहीं मिलता। लू शिंगझो ने अपना सिर हिलाया और सोचा, वह लड़की चू सीवू वास्तव में भाग्यशाली थी। अचानक आसमान से एक मांस की रोटी गिरी और उसके सिर पर लगी। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? जब लू शिंगझो इस मामले को निपटाने के बारे में सोच रहा था तो एक ठंडी आवाज सुनाई दी। लू शिंगझो ने अनजाने में अपना सिर उठाया और लू वुजिया को दरवाजे पर खड़ा देखा।
उसने एक सफेद सूट पहना हुआ था और अपने हाथ में बौद्ध मोतियों की एक माला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, बिना मुस्कुराए मुस्कुरा रहा था। लू शिंगझोऊ ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। पांचवें मास्टर, उसने सचिव को लू वू परिवार के पीछे सम्मानपूर्वक खड़े देखा। सचिव ने डरते हुए अपना सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि उसके पास इस लू वू परिवार को रोकने की हिम्मत नहीं है। यह देखकर लू शिंगझोऊ का सामान्य अभिमानी व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया। उसने उसका स्वागत किया और पूछा, पांचवा परिवार, आप यहाँ क्यों हैं? छठे मास्टर का पूरा व्यक्तित्व लंबा और मजबूत था। उन्होंने जो शाही पोशाक पहनी थी, उससे ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जल रंग की पेंटिंग से बाहर निकले हों। उनकी सुंदर विशेषताएं दूसरों के दिलों को झकझोर देती थी, भले ही वे बस वहां खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आभा इतनी दमनकारी थी कि लू शिंगझोऊ सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए जियांगचिंग के उपनगरीय इलाके में जियांगजी मंदिर गया था, इसलिए मैं यहाँ एक नज़र डालने आया हूँ। छठे मास्टर धीरे धीरे बौद्ध मोतियों से खेलते थे। यह उनकी आदत थी, खासकर जब वे किसी चीज के बारे में सोच रहे होते थे। जिस गति से वे मोतियों से खेलते थे, वह धीमी हो जाती थी, जैसे कि वे जिस तरह से बोलते थे, हमेशा अनजाने में दूसरों को दमन की एक मजबूत भावना देते थे। छठे मास्टर की मुख्य पंक्ति के रूप में लू शिंगझोऊ ने जियांगजी मंदिर के बारे में सुना था। अफवाह है कि इस ल्यूकंगुजिया का भाग्य बहुत खराब है। जब वह छोटा था तो वह गंभीर रूप से बीमार था। उसके माता पिता ने एक गुरु के मार्गदर्शन में उसे होम टीच शिवालय में अभ्यास करने के लिए भेजा। कई वर्षों तक अभ्यास करने के बाद उसने कई वर्षों तक अभ्यास किया। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उसे ल्यूक परिवार ने वापस ले लिया। चूंकि बौद्ध धर्म शुद्ध है और ल्यूकंगो परिवार की जानलेवा आभा को रोक सकता है, इसलिए ल्यूकंगो परिवार हमेशा अपने साथ बौद्ध मोतियों की माला रखता है। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध मोतियों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी बेहद कीमती है। ल्यूकंगो परिवार ने कहा कि वे एक पुराने दोस्त से मिल रहे हैं। क्या यह वह भिक्षु हो सकता है जिसे वे बचपन से जानते थे? लू शिंगझोऊ दंग रह गया, फिर तुरंत बोला, पांचवें मास्टर, आप सही समय पर आए हैं। कल रात हुआन यी एक भोज आयोजित कर रहा है। कंपनी के सभी कलाकार इसमें शामिल होंगे। अगर आपके पास समय है तो आप क्यों नहीं आते और इसमें शामिल होते? दरअसल लू शिंगझोऊ ने बस यूं ही इसका जिक्र किया था। यह पांचवा मास्टर लू मौन पसंद करता है और महिलाओं के करीब नहीं जाता। वह बेहद संयमी है। दूसरे उसे पहाड़ छोड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन वह जाने के लिए बहुत आलसी है। वह इस तरह के शोरगुल वाले भोज में कैसे शामिल हो सकता है? लेकिन अप्रत्याशित रूप से लू वूजिया सहमत हो गई। ठीक है, तो मैं आपके साथ जाने के लिए अपना काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दूंगी। क्या? लू शिंगझोऊ ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की, अनजाने में अपनी आवाज ऊंची कर दी। जब लू वूजिया ने उदासीनता से पीछे देखा तो उसने अनिच्छा से अपने चेहरे पर आश्चर्य छिपाया और सावधानी से पूछा, क्या आप इस भोज में रुचि रखते हैं? लू शिंगझोऊ ने लू वूजिया से यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या वह किसी सेलिब्रिटी में रुचि रखते हैं। यह कहने की हिम्मत की, पांचवा मास्टर निश्चित रूप से उसकी गर्दन तोड़ देगा। किसने सोचा होगा कि पांचवा मास्टर लू नाराज नहीं होगा? उसने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसका हाथ अनजाने में बौद्ध मोतियों से तेजी से खेलने लगा और बोला, ह्योंग टिच पैगोडा में पुराने दोस्त ने अभी अभी तुम्हारे लिए एक भाग्य की गणना की है। उसने ल्यूक तिन्ह चाओ की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति में खुशी और उदासी का मिश्रण था। यह एक भाग्य बताने वाला है। लाल ऋण सितारा चलता है। मैं यह सत्यापित करना चाहता हूँ कि क्या यह पुराना दोस्त इस पेशे में नया है, इसलिए उसने इस तरह का भाग्य बताने वाला अनुमान लगाया।
पांचवा मास्टर लू बहुत धीरे से बोला, लेकिन जब ल्यूक तिन्हचाऊ ने यह सुना तो वह काँप उठा, अवाक रह गया। भाग्य? क्या यह एक भ्रम है? इस दुनिया में कौन इस महान हत्यारे को वश में कर सकता है? वह ल्यूक तिन्हचाऊ कीबोर्ड खाने का लाइव स्ट्रीम करने को तैयार है। अध्याय 12। आज रात अनगिनत जीलिन फैंगल्स लगातार F5 फेंग शांग आधिकारिक वीबो पृष्ठ को सैकड़ों हजारों बार पुनः लोड कर रहे हैं, उत्सुकता से पत्रिका के नए अंक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फेंग शांग आइकॉन चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाली पत्रिका है। कुछ महीने पहले इसने एक अफवाह जारी की थी कि वह जीलिन को सहयोग के लिए आमंत्रित करना चाहती है। यह खबर सुनकर प्रशंसक बेहद उत्साहित थे। यह काई लैम थोड़ा आलसी है। हालांकि उसकी प्रतिष्ठा दोपहर के सूरज की तरह है, अनिवार्य काम को छोड़कर वह शायद ही कभी सहयोग करता है या गेम शो में भाग लेता है। काई लैम के अनुसार गेम खेलने के लिए खाली समय अच्छा नहीं है, अपने लिए और अधिक काम क्यों पैदा करें? अधिकांश प्रशंसक अपने आदर्श का अनुसरण तब से कर रहे हैं जब जीलिन 15 वर्ष की थी, इसलिए महिला प्रशंसक इस आलसी लड़के से प्यार और नफरत दोनों करती हैं और केवल असहाय होकर कह सकती हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, जब तक आप खुश हैं। आपको इतना प्यारा होने के लिए किसने कहा? अब तक पहला सहयोग प्रोजेक्ट आ गया है। प्रशंसक तुरंत उत्साहित हैं। खरीदे खरीदे खरीदे। वे फोंग थोंग आइकॉन के सभी नए अंक खरीदेंगे। क्योंकि जीलिन बेहद मशहूर थी और फेंग शांग भी इसे छिपा रहे थे, इसलिए प्रशंसकों को भरोसा था कि जीलिन कवर मॉडल होंगी। वे सुबह से ही उनके निजी पेजों पर टीजर फोटो का इंतजार कर रहे थे। वे खूबसूरत फोटो को सहेज कर धीरे धीरे चाट सकते थे। आखिरकार रात 8 बजे फेंग शांग ने समय पर टीजर पोस्ट किया, लेकिन जैसे ही प्रशंसकों ने इसे देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। फेंग शांग वी जिंगल जंगल फेंग शांग आइकन का नया अंक इस सप्ताह के अंत में बिक्री पर होगा। इस बार कवर थीम द डे द रोजेज विदर है, जो एक लड़की की सुंदरता का प्रतीक है जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में प्रवेश कर रही है। धन्यवाद मॉडल @झो सियू यूयू उसके उत्कृष्ट अभिनय के लिए। रुको, स्पष्ट रूप से कहा कि केवाई लैम के साथ सहयोग करें। तो फिर कवर फोटो कहाँ है? पत्रिका ने उनका उल्लेख क्यों नहीं किया? प्रशंसक तुरंत नाराज हो गए। क्या आप मजाक कर रहे हैं? झो सियू यूयू भी है। वह किस तरह की सस्ती मॉडल है, उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। क्या फोंग थोंग का दिमाग गधे द्वारा पीटा गया है, जो कि लैम को छोड़ने और उसकी जगह एक ऐसी मॉडल को लाने का साहस कर रहा है जिसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है? प्रशंसक ठहाके लगाकर हंसे और गुस्से में टीजर पर क्लिक किया। वे देखना चाहते थे कि हॉट सुपरस्टार काई लैम पर कदम रखने की हिम्मत किसमें है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़की के पीछे कोई प्रायोजक हो? कई लोगों ने एक ही विचार साझा किया और फोटो पर क्लिक किया, फिर चुप हो गए। फेंग शांग ने 3 तस्वीरें पोस्ट की। पहली तस्वीर में सीयू एक फूल की झाड़ी के बीच में बैठी थी। उसके हाथ में एक लाल गुलाब था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसका रंग बेहद पीला था, मेकअप पर दिखने वाली नकली बीमारी नहीं, बल्कि बेहद वास्तविक थी। थकान और शक्तिहीनता की भावना स्क्रीन के माध्यम से सभी तक फैल गई थी। मुस्कान उसके होठों पर थी, लेकिन उसकी पलकें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसकी आंखों में केवल दर्द था। दूसरी तस्वीर में सीयू घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ जमीन पर कमजोर रूप से खुद को सहारा दे रहे थे। चारों ओर मुरझाए हुए गुलाब गिर रहे थे। उसके होठों से ताजा खून बह रहा था। लाल खून ने उसकी सफेद पोशाक को गुलाबी रंग में रंग दिया, लेकिन एक बात जिसने दूसरों को आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि मरने की यह भावना बेहद तीव्र थी, लगभग दूसरों को यह भूल जाने पर मजबूर कर रही थी कि यह सिर्फ एक तस्वीर थी।
यहाँ तक कि इस लड़की को अपनी बाहों में लेने और उसे अच्छे से प्यार करने की थोड़ी सी इच्छा भी थी। तीसरी तस्वीर। झाड़ी में सभी गुलाब मुरझा गए थे। सीयू गुलाब की पंखुड़ियों से ढके कालीन पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे और स्कर्ट पर लाल खून के धब्बे बेहद स्पष्ट थे। उसने अपनी बाह हवा में उठाई। उसकी उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थी, जैसे कि वह कुछ पकड़ना चाहती थी, लेकिन कुछ भी पकड़ नहीं पा रही थी। उसकी काली आंखों में आशा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अंत में खामोशी लौट आई। ऐसा लग रहा था कि उसने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया था कि वह मरने वाली है। दुनिया को आखिरी बार अलविदा कहते हुए उसके मुंह पर मुस्कान थी, लेकिन इस मुस्कान में कोई दर्द या थकान नहीं थी, केवल आराम और मुक्ति थी। एक परी की तरह शुद्ध और मासूम जो धरती पर गिर गई थी। तीनों तस्वीरें एक दूसरे की तुलना में अधिक तीव्र भावनाओं के साथ लोगों को बताना चाहती थी, वह खूबसूरत लड़की मरने वाली थी। उसकी सुंदरता एक भावुक और तीव्र गुलाब की तरह थी, लेकिन जल्दी ही मुरझा भी गई। जिस दिन गुलाब मुरझा गए उसी दिन उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। जी लिन के प्रशंसकों ने तीनों तस्वीरों को अचंभे में देखा। वे कुछ शब्दों को कोसना चाहते थे, लेकिन उन्हें वापस निगल लिया। यहाँ तक कि जी लिन के लिए न्याय की मांग करने के अपने मूल इरादे को भी भूल गए। उन्हें बार बार बिना ऊब के देखते रहे। उनके दिलों में जो सदमा लगा, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। बहुत वास्तविक, वास्तव में बहुत वास्तविक। वह मॉडल कोई अभिनेत्री नहीं है ना? उसका पीला, थका हुआ रूप उन्हें रोने पर मजबूर कर रहा था। यहाँ तक कि पेशेवर मेकअप भी उसे इतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकता था। क्या उसने बीमार होने के बावजूद भी फोटो लेने की कोशिश की? प्रशंसकों के पास फेंग शांग से सवाल पूछने का समय भी नहीं था। वे पागलों की तरह नीचे टिप्पणी कर रहे थे। वही सवाल पूछ रहे थे, क्या वह मॉडल ठीक है? शायद प्रशंसकों से डरे हुए फेंग शांग जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाए। हर कोई, चिंता मत करो, वह ठीक है। यह अच्छा था कि कुछ नहीं हुआ। प्रशंसकों ने राहत की सांस ली, लेकिन बहुत जल्दी एक पाठक ने पता लगा लिया। इस मॉडल का चेहरा बहुत परिचित लग रहा है, जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। ऐसा लगता है कि यह उस क्लिप में था। एंजल ने नियंत्रण से बाहर कार से व्यक्ति को बचाया, जो कुछ दिनों पहले काफी सर्च किया गया था। आज क्यू का बहुत आकर्षक है, बहनों, आओ और देखो। हालांकि वीडियो थोड़ा धुंधला है, फिर भी आप देख सकते हैं कि यह मॉडल वही परी है जिसने दूसरे दिन लोगों को बचाया था। 2-1 है। इसके अलावा उसने किसी को बचाने के बाद खून की खांसी की। मैं वास्तव में उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि फोटो में खून नकली नहीं लगता है? यह टिप्पणी एक शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह थी। प्रशंसक कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत वीडियो को फिर से खोजा और देखा कि यह वास्तव में वही व्यक्ति था। ऑनलाइन समुदाय तुरंत फट गया। प्रशंसक वेइबो पर पहुंचे। चू तू वुन गुन गो तू वो का वेइबो बिना किसी समाचार के खाली था। प्रशंसक लगातार संदेश भेजकर पूछते रहे। उनकी चिंता के भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वे भूल गए थे कि वे जी लिन के वफादार प्रशंसक हैं और इस सस्ते मॉडल के प्रशंसक नहीं हैं। प्रशंसकों के एक समूह की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता है। कुछ ही समय बाद एक अन्य पाठक को फेंग शांग कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति की टिप्पणी मिली, जिसमें लिखा था कि सीयू की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। कवर फोटो लेते समय उसे खून भी आया, लेकिन फिर भी वह काम पूरा करने में बेहद पेशेवर और दृढ़ थी। इस व्यक्ति के वीबो पर भी अक्षर भी था, जो साबित करता है कि वह एक आंतरिक कर्मचारी था। उसके शब्द बेहद भरोसेमंद थे। क्या यही आप प्रशंसकों ने अनुमान नहीं लगाया था? वो वास्तव में बीमार थी, लेकिन फिर भी तस्वीरें लेने गई। कोई आश्चर्य नहीं कि तस्वीरों का पूरा सेट इतना यथार्थवादी था।
क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। यह श्रीमती काई है। हे भगवान, सिस्टर तू वो कितनी पेशेवर है। आपका शरीर ठीक नहीं है, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त माँ, मैं कसम खाती हूँ, मैं इस लड़की को अपने हाथों से फाड़ने वाली थी। किसने उसे KYCA के कवर पर आने का अवसर चुराने के लिए कहा था? लेकिन अब सुश्री तुवु, क्या आपको दवा की कमी है? एक देवदूत जिसने किसी को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, वह डकैती कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि यह विषय आपके लिए बहुत उपयुक्त है, बस इसे देखकर मेरा दिल दुखता है। अधिकांश प्रशंसक ऐसा ही सोचते हैं। आपके पास अब उनसे सवाल करने का दिल नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गलत अनुमान लगाया और जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंच गए तथा तुरंत टू से माफी मांगने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे दिमागहीन प्रशंसक थे जो आश्वस्त नहीं थे, चिल्ला रहे थे और पूछ रहे थे कि जी लिन कवर पर क्यों नहीं है, मांग कर रहे थे कि फेंग शांग एक उचित कारण बताएं, अन्यथा वे पत्रिका नहीं खरीदेंगे। ये पागल प्रशंसक खुद को जी लिन का सच्चा प्यार मानते थे और किसी की परवाह किए बिना वे पागल हो गए और सीयू को डांटा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह पसंद नहीं आया और उन्होंने उन्हें ऐसा करना बंद करने की सलाह दी, लेकिन बदले में उन्होंने केवल आरोप ही लगाए। वे लोग काई लैम के वफादार प्रशंसक नहीं थे, इसीलिए काई कै को ऐसा अन्याय सहना पड़ा। कुछ ही समय बाद जी लिन के वीबो पर नए पोस्ट से पागल प्रशंसकों का अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। जी लिन ने अचानक 2 वाक्यों के साथ फेंग शांग का टीजर साझा किया। मुझे फोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए इसे किसी पेशेवर पर छोड़ देना बेहतर है। शश, अब कोई बहस नहीं कर रहा है, मैं सबके लिए गाना जारी रखूंगा। ठीक है। इस वीबो ने न केवल इस अफवाह को स्पष्ट किया कि सीयू ने कवर पर आने का मौका चुराया है, बल्कि प्रशंसकों को वीबो पर उसे कोसने से भी रोकने का इरादा किया है। निश्चित रूप से, जैसे ही काई लैम ने बात की, पागल प्रशंसक जो अभी भी उत्साह से नाच रहे थे, तुरंत चुप हो गए। अन्य सभी प्रशंसकों ने कहा, ठीक है, ठीक है, हम आपकी हर बात सुनते हैं, हम बहुत आज्ञाकारी हैं, उन पागल प्रशंसकों की तरह नहीं जिन्होंने आपको बदनाम किया और आपको शर्मिंदा किया। उसी समय हमने यह भी शेखी बघारी, न केवल हमने डांटा, बल्कि हमने टू के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए भी संदेश भेजा। वह इतनी सुंदर और पेशेवर है, कौन कठोर शब्द कहने का साहस कर सकता है? जी लिन ने इन टिप्पणियों को देखा और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। जियोए, जो किनारे पर व्यस्त थी, ने तुरंत नाराजगी से भरी अपनी आंखें उठाईं। वह पागल हो गई थी। भाई जी, आपने पहले कहा था कि अगर आप कुछ पोस्ट करना चाहते हैं, तो आपको पहले मुझसे इस पर चर्चा करनी होगी। आपने पहल क्यों की? जी लिन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। यह कुछ भी नहीं है। मैं वैसे भी उनके साथ सहयोग कर रहा हूँ। मैं बस कुछ PR में मदद कर रहा हूँ। उसने एक छोटा सा खाता खोला, वीबो झोसियू खोजा और इसे विशेष ध्यान सूची में जोड़ा। यह उसकी बहन का वीबो था। पहले तो वह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन आज आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हो गई। क्या अब से उसे हर दिन उसे शुभ रात्रि संदेश भेजना चाहिए? काई लैम ने खुशी खुशी और संतुष्ट होकर अपने फोन को देखा। उसके छोटे से अकाउंट में सिर्फ 2 लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया था। एक उसकी सगी बहन थी और दूसरी वह व्यक्ति जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, चित्रकार कैम ली। काई लैम को और भी अधिक असंतुष्ट करने वाली बात यह थी कि कैम लाई नामक यह व्यक्ति एक पेंटिंग पूरी करने के बाद गायब हो गया। यदि आप में उसे शर्मिंदा करने का साहस है, तो आप में कुछ और चित्र बनाने का भी साहस होना चाहिए। और जी लिन की झुंझलाहट का नतीजा, वह लेख पोस्ट करने की मांग करने वाले लोगों के समूह में शामिल हो गया।
हर दिन पाठकों के समूह का पीछा करते हुए रोता हुआ और नए अध्यायों की मांग करता हुआ। सौभाग्य से किसी को भी इस छोटे से खाते के बारे में पता नहीं था, अन्यथा अगर जियाओ को पता चला तो यह अजीब होगा अगर उसने उसे पीटा नहीं। इस समय जियाओ भी काफी थक गया था। भाई जी, मेरे भाई जी, अभी आपके लिए पीआर करने का समय नहीं है। आप बोलने की इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्या यह फिर से झो सी वू की वजह से है? जियाओ के दिल में सी वू को पहले से ही लोमड़ी आत्मा के रूप में लेबल किया गया था। देखो, हमेशा सावधान और स्थिर भाई जी क्या बन गए हैं। आह भरते हुए जियाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, भाई जी, अगर तुम सच में झो सी वू के लिए भावनाएं रखते हो तो उसका पीछा करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जी लिन ने अपनी आंखें मूंद ली, अपने हाथ में स्क्रिप्ट लपेटी और हल्के से जियाओ के सिर पर मारा। बकवास मत करो, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। जियाओ ने ठंडी हवा की सांस ली। यह ऐसा नहीं था। उसे मत बताना कि उन दोनों के बीच शादी करने की नौबत आ गई है। इंटरनेट पर हुए खून खराबे का तो वो पर कोई असर नहीं हुआ। उसे वो लिन्ह ने कल रात हुआन घे की पार्टी के लिए कपड़े चुनने के लिए मॉल में घसीटा। महिलाओं को शॉपिंग करने के लिए बहुत शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर सी वू के शरीर की चिंता न होती तो यू लिंग उसे शहर के सभी शॉपिंग मॉल में घसीटने से नफरत करती। क्योंकि सी वू ने रास्ते में एक बार खून की उल्टी की थी, यू लिंग ने अफसोस के साथ एक सफेद पोशाक चुनी और उसे बदलने के लिए कहा। मैंने सुना है कि हुआन यी के नए महाप्रबंधक को मासूम और शुद्ध लड़कियां पसंद है और सफेद रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें हल्का मेकअप करना होगा और तुम्हारे पीले चेहरे को ढकने के लिए तुम्हारे गहने सुरुचिपूर्ण होने चाहिए। यू लिंग लगातार झुंझलाती रही। सी वू ने असहाय होकर कहा, बहन लिंग, मैं अपना शरीर नहीं बेच रही हूँ। यू लिंग ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें अपना शरीर बेचने के लिए किसने कहा? यह सिर्फ महाप्रबंधक की पसंद के अनुसार कपड़े पहनना और मेकअप करना है। इस तरह तुम हुआन यी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकती हो। इसके अलावा क्या हम उसके करीब पहुंच सकते हैं? यह समस्या है। लू परिवार को नहीं पता कि कितने लोग ऊपर चढ़ना चाहते हैं। जैसे ही सी यू लिंग की सुंदरता योजना को खोना चाहता था, पीछे से एक नरम और कमजोर आवाज आई, मेरे लिए कपड़ों का यह सेट पैक करें। सी यू ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक लड़की को लंबे बहते बालों के साथ कपड़े चुनते हुए देखा। वह शुद्ध और चलती थी। जैसे कि उसने सी यू की निगाह महसूस की, उसने भी यहाँ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। एक नज़र में जू किंग वान के कपड़े पकड़े हुए हाथ तुरंत जकड़े हुए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ झो सी यू से मिलेगी। यह सही है, उसने झो सी यू से महिला प्रधान भूमिका चुरा ली। जी लिन को उसके संपर्क में आने का मौका नहीं मिला। झो सी यू बेहद गरीब होना चाहिए। वह इस उच्च अंत शॉपिंग मॉल में कैसे दिखाई दे सकता है? अन्याय की भावना ने जू किंग वान की आंखों को चौड़ा कर दिया। जैसे कि किसी महामारी से बचने के लिए उसने 2 कदम पीछे हट गए और फिर सदमे में चिल्लाया, झो सी यू, तुम यहाँ क्यों हो? अध्याय 13। जू किंगयुआन के जीवन में कभी भी बहुत बड़ा तूफान नहीं आया। अपने पिछले जीवन में उसने एक गेम शो में भाग लिया और जी लिन से मिली। उस समय जी लिन पहले से ही मनोरंजन उद्योग में एक अद्वितीय सुपरस्टार थी। जी लिन के समर्थन के साथ जू किंगयुआन का रास्ता बहुत आसान था। कुछ वर्षों से भी कम समय में वह प्रसिद्ध महिला सितारों की श्रेणी में प्रवेश कर गई थी। हालांकि जी लिन के चाहने वालों ने इस रिश्ते को गंभीरता से नहीं लिया। हमेशा कुछ लोग थे जो उस पर हमला करते थे, लेकिन जी लिन ने बाहर से आने वाले सभी तूफानों को रोक दिया।
जो किंगवान को केवल जी लिन की छाती पर आज्ञाकारी रूप से झुकने की जरूरत थी ताकि वह उसे लाड प्यार कर सके और उसकी रक्षा कर सके। एकमात्र व्यक्ति जिसने जू किंगवान को डराया वह जी लिन की सौतेली बहन झो सी वू थी। वह एक पागल औरत है जो हमेशा क्या परिवार को नरक में ले जाना चाहती है, और क्या लैम की आधिकारिक प्रेमिका हुआ थान उयेन इससे बच नहीं सकती। चू सियू किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि दुश्मन को मिट्टी में दबाने के लिए, खुद को बेचने के लिए भी। क्योंकि जी लिन को अपनी सगी बहन के प्रति बहुत दोषी महसूस होता था, चू सियू ने कई बार ऐसा किया भी था। उसके लापरवाह पागलपन ने जू किंगयुआन को बहुत डरा दिया था, भले ही वह इस जीवन में पुनर्जन्म ले चुकी थी। जू किंगयुआन अभी भी उस डर को नहीं छोड़ पा रही थी जो उसकी हड्डियों में समाया हुआ था। जब उसने चू सियू के परिचित पीले चेहरे को देखा तो उसे लगा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। इतना डर गई कि वह बस दूर भाग जाना चाहती थी। लेकिन दुर्भाग्य से इस जीवन में जीलिन उसके प्रति न तो गर्म थी और न ही ठंडी। उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। चू सियू, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जो किंगयुआन की कांपती हुई उंगलियां भ्रमित सियू की ओर इशारा कर रही थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दुकान में मौजूद हर कोई पीछे मुड़ गया, लेकिन हुआ किंगवान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वह सिर्फ सी वू को देखता रहा। सी वू बेहद उलझन में थी। वह इस लड़की से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन वह व्यक्ति उसे जानता हुआ लग रहा था। क्या यह हो सकता है कि वह मूल मालिक की दोस्त थी? तो उसने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं? आप कौन हैं? जैसा कि सियू अभी भी दिखाई दिया, उसने महसूस किया कि उसने जो किया था वह पर्याप्त क्रूर नहीं था। आप अब और 1 मिनट रुको, आप। सियू ने जू किंगवान के छुपाने का रवैया देखा निशान, कुछ हद तक संदिग्ध, अपना हाथ वापस खींचकर उसे स्पष्ट करने का इरादा रखते हुए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बस अपना हाथ उठाया। जू किंगयुआन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, जोर से चिल्लाया, मुझे मत छुओ। सी वू के हाथ को थप्पड़ मारा, घूम गया और दूर चला गया। यह दर्द होता है। सी वू ने दर्द से अपना हाथ वापस खींच लिया, देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसके गोरे हाथ की पीठ पर पहले से ही एक लाल निशान दिखाई दिया था। उसकी त्वचा बेहद संवेदनशील थी, हल्की टक्कर भी निशान छोड़ देती थी। पिछली कार दुर्घटना ने उसकी पीठ को जोर से मारा था। उसकी पीठ पर बैंगनी रंग पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। जो किंगयुआन की प्रतिक्रिया अब बेहद भयभीत थी, उसकी ताकत को कम नहीं कर रहा था, इसलिए सी वू के हाथ की पीठ अब थोड़ी जल रही थी। एलवाय, वह नहीं जानती कि उस लड़की का क्या मतलब है। उसे एक चूहे की तरह, एक बिल्ली की तरह देख रहा है। यह कुछ भी नहीं है, बस अब थोड़ा तर्क था और वह व्यक्ति छोड़ दिया, इससे पहले कि हम एक संघर्ष कर रहे थे। यूलिंग ने उसके दिल में ठंड से सूंघ लिया, यह सोचकर कि सी वू का स्वभाव वास्तव में था बहुत नरम। वह एक सफेद खरगोश की तरह कमजोर और निर्दोष है, किसी के साथ संघर्ष का कारण बन सकता है। जब तू वो ने बोई बोई की जान बचाई तो वो लिन्ह ने उसे बहुत ध्यान से देखा, दाएं बाएं देखती रही। उसे हमेशा ऐसा लगता रहा कि तू वो को धमकाना बहुत आसान है। वह चाहती थी कि काश वह हमेशा उसकी रक्षा के लिए वहां होती। वो लिन्ह के दिल में सिर्फ कोई था जो तू वो को धमका रहा था, कोई रास्ता नहीं था कि तू वो दूसरों को धमकाए। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वो लिन्ह ने इस दुर्भाग्य के लिए हुआ थान उयेन को दोषी ठहराया। उन परेशान करने वाली चीजों के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ज्यादा चिंता मत करो। वो लिन्ह ने तुवो के हाथ पर दवा लगाई, उसके हाथ के पीछे लाल निशान को कुछ अफसोस के साथ देखा। इतने खूबसूरत हाथ चोटों से नष्ट हो गए थे। जिसने उसे घायल किया वह वास्तव में घृणास्पद था। चलो जारी रखें, मैं तुम्हें अपने बाल ठीक करवाने के लिए ले जाऊंगा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुवो, बहन लिन्हा,
कृपया मुझे माफ करें। हुआ थान उयेन मॉल से बाहर भाग गई। बाहर की ठंडी हवा उसके दिमाग में चली गई, इससे पहले कि वह धीरे धीरे होश में आए। वह वहां बहुत देर तक अचंभित खड़ी रही। आखिरकार उसने अपना मन बना लिया, अपना सेल फोन खोला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से जल्दी से जवाब मिला। हेलो, यह मैं हूँ। जो किंगवान ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे निर्देशक लियांग की फिल्म किंगडम में एक भूमिका दिलाने में मदद कर सकते हो, है ना? हाँ, मैंने इस पर विचार किया है। मैं उस फिल्म में अभिनय करना चाहती हूँ। वह भूमिका किसी और को नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ से क्या कहा, यह न जानते हुए जो किंगवान की अभिव्यक्ति तुरंत बेहद भद्दी हो गई, लेकिन उसने जल्दी से अपना स्वर समायोजित किया और जवाब दिया, ठीक है, मैं सहमत हूँ। जब तक तुम मुझे यह भूमिका दिलाने में मदद करते हो, सब तुम्हारी बात सुनेंगे। हुआन यी के समारोह की मेजबानी करने वाले होटल को मीडिया ने घेर लिया था। अनगिनत कैमरे मुख्य द्वार पर लगे थे। कलाकार एक एक करके टेबल पर चले गए। रिपोर्टर और अधिक उत्साहित हो रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि हुआन यी निश्चित रूप से कल के फ्रंट पेज पर कब्जा कर लेंगे। हुआन यी के अचानक प्रकट होने से पहले इस रहस्यमय कंपनी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इसने जल्दी ही प्रसिद्ध मनोरंजन कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। कई प्रसिद्ध कलाकारों को आमंत्रित किया गया कंपनी में प्रवेश किया, लेकिन यह खबर बेहद गुप्त थी। केवल आज ही बाहरी दुनिया को इसकी घोषणा की गई। बहुत से लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि हुआन घे के इतने शक्तिशाली होने के पीछे कौन था, लेकिन ल्यूक परिवार के दो शब्द सुनकर ये लोग बिना रुके रह गए। डोंगथान में ल्यूक परिवार, वे मनोरंजन उद्योग में हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हैं? बहुत से लोग बेचैन थे, लेकिन होटल के बाहर बैठे रिपोर्टर इतने चिंतित नहीं थे और पागलों की तरह तस्वीरें ले रहे थे। जब जी लिन कार से बाहर निकले तो सभी मीडिया में हड़कंप मच गया। यह जी लिन है। यहाँ तक कि जी लिन ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हुआन यी ने वास्तव में निवेश करने की हिम्मत की। जल्दी करो, मुझे एक सीट दिलाओ। रिपोर्टर आगे बढ़े, लेकिन सभी को जी लिन के अंगरक्षकों ने रोक दिया। भले ही जी लिन को स्थिति की आदत थी, लेकिन वह भौहें सिकोड़ रहा था। काई लैम की नज़र होटल के अंदर पड़ी। कुछ देखने के लिए तैयार होते हुए उसकी निगाहें रुक गईं। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने भीड़ को एक तरफ धकेलकर जगह बनाई और अंदर भाग गया। जीलिन की हरकतें बहुत स्पष्ट थीं। रिपोर्टरों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। कैमरा उसकी हरकत की दिशा का अनुसरण कर रहा था। काई लैम को पहले कभी ऐसे नहीं देखा। क्या यह उसके दिल में बसे व्यक्ति को देखना है? क्या वह उप प्रधान संपादक फोंग थोंग वुलिन है? उस व्यक्ति को देखने के बाद रिपोर्टर पूरी तरह से निराश हो गए। वुलिन की उम्र काई लेम की मां की उम्र के बराबर थी। यह निश्चित रूप से वह नहीं था जो उन्होंने सोचा था। क्या यह हो सकता है कि काई लैम के पास फोंग थोंग के साथ कोई नया प्रोजेक्ट था? गर्म खबरों के बिना रिपोर्टरों ने अपनी प्रेरणा खो दी और जी लिन पर लक्षित कैमरे ने दिशा बदल दी। इसलिए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि जी लिन कब रुकी। केवल यू लिंग का अभिवादन किया और उसके पीछे खड़ी सी यू को गौर से देखा। यह पहली बार था जब जी लिन ने सी यू को इतने खूबसूरत कपड़े पहने हुए देखा था। लंबी सफेद पोशाक उसके पतले फिगर को रेखांकित कर रही थी। उसकी छोटी और मुलायम कमर, उसके लंबे बाल बंधे हुए थे, जिससे उसकी गोरी गर्दन और नाजुक कॉलर बोन दिखाई दे रही थी। क्योंकि वह एक पार्टी में जा रही थी, इसलिए उन्हें हल्का मेकअप किया हुआ था। उसका सामान्य रूप से पीला चेहरा थोड़ा ज्यादा पाउडर लगाकर लाल कर दिया गया था, पहले से कहीं ज्यादा जीवंत, एक दुर्लभ सुंदरता। अपने दिल में काई लैम चिल्लाती रही, उसकी बहन बहुत सुंदर है।
कपड़े भी अच्छे हैं। सभी सुंदर हैं। सी वू ने जी लिन की चमकीली निगाहों को महसूस किया। उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया। जी लिन ने तुरंत वापस मुस्कुराया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति इतनी मूर्खतापूर्ण थी कि उसके बगल में जियोए ने देखने की हिम्मत नहीं की और दूर हो गया। भाई जी, अपनी छवि बनाए रखें, हम जनता के सामने खड़े हैं। लेकिन जी लिन जियोए की प्रार्थना कैसे सुन सकता था। उसने अपना सेल फोन खोला और उसे दे दिया। आदेश दिया, मुझे एक फोटो लेने में मदद करें। खांसी खांसी, मेरी और आप दोनों की एक तस्वीर ले लो। जियोए ने अचंभित होकर कैमरा खोला। स्क्रीन पर षड्यंत्रकारी वेश्या को देखा। जी लिन ने अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना यू लिंग को दूर धकेल दिया। लंबा आदमी बीच में खड़ा था। उसका शरीर जानबूझकर सी वू की ओर झुका हुआ था। उनके भाई जी को बचाना असंभव था। फोटो लेने के बाद जियोए ने देखा कि जी लिन ने जल्दी से यू लिंग की तस्वीर हटा दी, केवल उसकी और सी वू की तस्वीर छोड़ दी, और यहाँ तक कि इस तस्वीर को वॉलपेपर के रूप में सेट किया, जिससे उसके पिछले अनुमान की पुष्टि हुई। जियोए, भाई जी, आप बेचारे हैं कब से? केवल छिपकर घूमने की हिम्मत करो। क्या तुम आदमी हो? मैं गरीब हूँ। मैं खुश भी हूँ। जी लिन की अभी भी अपनी सीमाएं थी। यहाँ बहुत से लोग आते जाते थे। यह बात करने के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए तस्वीरें लेने के बाद वह पीछे नहीं गया। आज्ञाकारी रूप से सी वू और यू लिंग को जाने दिया, लेकिन उसकी आंखें सी वू को देखती रहीं। काश वह इसे जोर से कह पाता। जी लिन ने सोचा। उसने एक बार अप्रत्यक्ष रूप से डुआन रुलान की जैविक माँ से पूछा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बड़ी बहन का जिक्र किया, डुआन रुलान ने इसे गुप्त रखा और उसे चुप रहने के लिए डांटा। वह रवैया कुछ बेहद घृणित बात का जिक्र नहीं करना चाहता था। जी लिन को डर था कि डुआन रुलान बहुत ज्यादा सोचेगा, इसलिए उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि उनके पिता काई वान च्युंग भी उस बच्चे को कैसे स्वीकार कर सकते थे जो उनका जैविक बच्चा नहीं था। इसलिए चाहे काई लैम कितना भी तू वू को बहन कहना चाहता था, फिर भी उसे अपने अंदर ही दबाना पड़ा। अगर वह सी वू को उसके कारण फंसाता, तो उसे निश्चित रूप से इसका पछतावा होता। सी वू के विदा होते हुए रूप को देखते हुए जी लिन दूसरी दिशा में चलने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से खुशी से भरी एक महिला की आवाज सुनाई दी, भाई जी। जी लिन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जू किंग वान अपनी स्कर्ट उठा रही थी। उसकी आंखें शर्म से भर गई जब उसने उसे देखा, और उसे सिरदर्द होने लगा। इस जू किंग वान को नहीं पता था कि उसे किस तरह की बीमारी है। उन दोनों ने एमवी को फिल्माते समय केवल एक बार साथ काम किया था, और वे पहले कभी एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जू किंग वान हमेशा उसे हम पहले भी डेट कर चुके हैं और शादी कर चुके हैं की नजरों से देखता था। जब तक वह विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति से एक शब्द भी कहता, जू किंग वान की आंखों में तिरस्कार झलकता, जैसे कि जी लिन उसे धोखा दे रहा हो, जिससे जी लिन बेहद नाराज हो जाता। जी लिन को यह भी संदेह था कि जू किंग वान को भ्रम का विकार है, अन्यथा उसे कैसे लग सकता था कि वह उसे अपनी संपत्ति मानती है। अब जब वे मिल चुके थे, तो काई लैम हुआ थान उयेन से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसने औपचारिकतावश सिर हिलाया, फिर मुड़कर जाना चाहती थी। किसने सोचा होगा कि जू किंगवान यह देखकर तुरंत जी लिन के सामने दौड़ेगा और उसका हाथ पकड़ने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वह जल्दी से चकमा दे गया। तुम क्या करना चाहते हो? जी लिन का धैर्य अपनी सीमा पर था। जी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। जू किंगवान ने निराशा में अपने हाथों को देखा, बहुत गलत महसूस किया, लेकिन उसने फिर भी उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। जी, उस लड़की झो सियू का कोई अच्छा इरादा नहीं है। वह तुम्हारे पास एक उद्देश्य के साथ आई है।
तुम्हें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, वह कुछ भी कर सकती है। बस। जीलिन ने शुरू में सोचा था कि जू किंगवान कुछ अच्छा कहेगा, लेकिन यह सुनने के बाद वह क्रोधित हो गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। इस बार मैं तुम्हें बकवास समझूंगा। अगर मैंने तुम्हें फिर से उसके बारे में बुरा भला कहते सुना, तो मुझे अशिष्ट होने का दोष मत देना। झो सियू उसके पास बिना किसी अच्छे इरादे के आई थी। वह चाहता तो था, पर न कर सका। अगर उसकी बहन के मन में ऐसे विचार होते, तो वह बहुत पहले ही धूप बत्ती जलाकर भगवान बुद्ध से प्रार्थना करके स्वर्ग और पृथ्वी को धन्यवाद दे देता। इस तरह गोलमोल बातें क्यों कर रहा है? जू किंगवान ने देखा कि जीलिन ने उस पर विश्वास नहीं किया, और घबराहट में वह इसे छिपाना भूल गई और सीधे उसका नाम पुकारा, आहलिन, मैं सच कह रही हूँ। झो सियू तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं है, वह बस चाहती है। जीलिन ने और कुछ नहीं सुनना चाहा और सीधे बीच में ही टोक दिया, मिस जू, सबसे पहले मैं आपको नहीं जानती, इसलिए कृपया मुझे ऐसा न कहें। दूसरा, आपका और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आपको मेरे निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जो किंगवान ने कभी जीलिन को इतनी कठोरता से बोलते नहीं सुना था, और तुरंत उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह थोड़ी दयनीय दिख रही थी। उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने जीलिन की शर्ट के कोने को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आहलिन। इस समय जियो ए सामने खड़ी थी। जू किंगवान, जी से बात करना आसान है, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझसे भी बात करना आसान है। तुम अभी भी बकवास करने की हिम्मत करती हो। क्या तुम अब और इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहती? जियो ए का सामना करते हुए जू किंगवान ने अपने आंसू वापस खींच लिए, गुस्से से उसे घूरते हुए। यह लड़की कहाँ से आ गई, जो काई लैम के पास जाने की हिम्मत कर रही है? चेतावनी देते हुए ट्यून गाई ने जल्दी से काई लैम को धक्का दिया। यह लड़की पागल है, वह खुद को क्या समझती है? हुआ थान उयेन उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन काई लैम के अंगरक्षक ने चुपचाप उसे रोक दिया। इसलिए उसने नाराजगी से हार मान ली और नाराजगी से सोचने लगी, यह सब चू तुवू की वजह से है। नहीं, उसे यह सब रोकना होगा, अन्यथा इलैम उस दुष्ट महिला द्वारा धोखा खा जाएगा। जू किंगयुआन द्वारा शापित व्यक्ति सीवू इस समय बहुत अच्छे मूड में था। भोज के चारों ओर देखने पर सभी की किस्मत या तो गुलाबी या लाल थी। यह सही था। इस तरह के उच्च श्रेणी के भोज में भाग लेने में सक्षम होने के लिए किसी की स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं थी। किसी की किस्मत खराब कैसे हो सकती है? तुवू के लिए इस माहौल में रहना एक हलचल भरे शहर से घने जंगल में जाने जैसा था। हवा कई गुना ताज़ा थी। उसे लगा कि उसके शरीर में किस्मत की लहर बह रही है। उसकी बीमारी गायब हो गई। उसका पूरा शरीर हल्का हो गया। वह वास्तव में खुशी से रोना चाहती थी। किस्मत से भरपूर यहाँ आना वाकई सही फैसला था। अध्याय 14। भोज बहुत ही जीवंत था और कई परिचित कलाकार बातचीत करने के लिए एकत्र हुए थे। वो लिना फोंग थोंग की उप प्रधान संपादक हैं। निश्चित रूप से उनसे बात करने के लिए बहुत से लोग होड़ में लगे रहते हैं और उन्हें जल्द ही सामाजिक मेलजोल के लिए खींच लिया गया। उसके पास सिर्फ इतना समय था कि वह तुवू को इधर उधर न भटकने के लिए कहे और फिर वह लोगों के समुद्र में गायब हो गई। तुवू का मूल इरादा संख्या बढ़ाने के लिए आना था। वह बस एक अनजान व्यक्ति थी। उसका चेहरा भी नया था। कोई उससे बात करने नहीं आता था, इसलिए वह इत्मीनान से एक कोने में छिपकर अदरक लाल सेब की चाय पीती रही। हर जगह किस्मत का आनंद लेती रही, बेहद खुश। उसका शरीर बचपन से ही कमजोर और ठंडा था। अदरक की चाय उसके पेट को गर्म कर देती थी। एक कप पीने से उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता था। तुवू ने अपनी आंखें मूंद ली।
उसका छोटा मुंह घूंट घूंट करके पी रहा था। उसके गाल गुलाबी थे। उसका चेहरा धूप में आराम कर रही एक छोटी सी बिल्ली की तरह आलसी लग रहा था। वह अभी भी आजाद होने से खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सारी हरकतें काई लैम की आंखों में थी। एक और तो वह उन लोगों की ओर विनम्रता से मुस्कुराया जो बात करना शुरू कर रहे थे। दूसरी ओर उसने अपनी आंखों को ढकने के लिए शराब का गिलास उठाया और चुपके से टू वू को देखा। जी लिन ने अपनी पीली और कमजोर बहन को देखा और तस्वीरें लेते समय उसके दिल को झकझोर देने वाले रूप को भी देखा, लेकिन उसने यह आलसी रूप नहीं देखा था। वह कोने में बैठी थी, एक छोटी और आज्ञाकारी व्यक्ति जिसने जी लिन को अचानक चित्रकार जिन ली के बारे में सोचा जो उसके लिए एक चित्र बना रहा था। एक बिल्ली का बच्चा उसकी बाहों में थामे हुए। बिल्ली पालना ठीक होना चाहिए। सीयू ने किसी की छिपी हुई निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। उसने ऊप से एक बार हॉल के चारों ओर देखा। अचानक उसकी आंखों ने एक परिचित आकृति देखी और तुरंत रुक गई। हाँ, क्या यह वह लड़की नहीं है जो उसे शॉपिंग मॉल में देखकर जोर से चिल्लाई थी? सीवू ने दूर से देखा कि जू किंग वान जी लिन के पीछे खड़ी है, जो भीड़ को दूर धकेलकर उसके करीब जाना चाहती है और अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सकी। उसने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सीवू को पता चला कि इस लड़की की किस्मत जी लिन से कम नहीं थी। अगर वह गलत नहीं थी, तो अच्छे लोगों की किस्मत दो तरह की होती है। एक प्रकार वे होते हैं जो ऊंचे पदों पर होते हैं, दूसरे प्रकार वे होते हैं जो साधारण पदों पर होते हैं, लेकिन उन्हें स्वर्ग द्वारा दिए गए कई विशेष अवसर मिलते हैं। जब तक वे उन्हें समझ लेते हैं, वे अपना जीवन बदल सकते हैं। जो किंग वान दूसरे प्रकार की लगती थी। यकीन नहीं होता कि वो बहुत देर तक घूर रही थी। जू किंग वान ने अचानक अपना सिर घुमाया और उनकी आंखें अचानक मिल गईं। सीवू ने उसकी आंखों में डर और घृणा देखी। इस तरह की निगाहें मानो उसने किसी दुश्मन को देख लिया हो। सीवू को बेहद उलझन में डाल दिया। नहीं, अभी मूल मालिक एक दुष्ट महिला सहायक चरित्र में नहीं बदली थी, इसलिए उसे दूसरों के साथ दुश्मनी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। यह लड़की उसे देखकर इतनी डरी हुई क्यों थी? उस तरह हुआ किंगयुआन ने जी लिन को लोगों से घिरा हुआ देखा, फिर अकेले बैठे सी वू को देखा और अंत में दृढ़ निश्चय के साथ उसकी ओर चल पड़ा। हुआ किंगयुआन के इरादे को देखकर सी वू के माथे पर बल पड़ गए। बिना सोचे समझे उसने कप को वापस टेबल पर रख दिया, खड़ा हुआ और साइड के दरवाजे से हॉल से बाहर भाग गया। हुआ थान उयेन निश्चित रूप से बुरे इरादों के साथ आया था, तो वो भी उसके साथ सार्वजनिक रूप से बहस नहीं करना चाहता था। पहले का घाव अभी भी गायब नहीं हुआ है। हुआ थान उयेन ने देखा कि वह जाना चाहती थी। उसका दिल उथल पुथल हो रहा था, इस बात की परवाह किए बिना कि वह ध्यान आकर्षित करती है या नहीं। वह चिल्लाई, रुको, उसकी परवाह किसे है? सीवू को और भी यकीन था कि जू किंगयुआन उसे ढूंढने आया था, इसलिए उसने अनसुना करने का नाटक किया और चलना जारी रखा। हालांकि लॉबी में बहुत आराम था, लेकिन परेशानी से बचने के लिए सीवू जल्दी से बाहर निकलकर गलियारे से होते हुए पीछे के बगीचे में चली गई। आज रात यह होटल हुआन यी द्वारा पूरी तरह से बुक किया गया था। हर कोई लॉबी में था, इसलिए बगीचा बेहद शांत था। केवल घास के बीच चमकते हुए मंद लालटेन बहुत दिलचस्प थे। लेकिन सीवू दृश्यों का आनंद लेने के मूड में नहीं थी। जिस दरवाजे से वह अभी अभी गुजरी थी, वह केवल पीछे के बगीचे की ओर जाता था। अगर जू किंगयुआन ने हार नहीं मानी और उसका पीछा नहीं किया, तो वह जल्दी से उसे पकड़ लेगी। सीवू इस मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए वह अंदर चली गई। उसे नहीं पता था कि यह सीवू का भ्रम था या नहीं। जब वह आंगन में दाखिल हुई तो उसे अजीब तरह से घबराहट महसूस हुई,
जैसे कि कोई भारी चट्टान उसे दबा रही हो। उसका शरीर जो अभी अभी थोड़ा गर्म हुआ था, धीरे धीरे ठंडा हो गया। अगर उसके सामने कोई आईना होता तो सी वू को निश्चित रूप से अपना रंग पीला और पीला होता हुआ दिखाई देता। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसकी बीमारी के लक्षण पहले भी वही थे। शायद इसलिए कि वह आशीर्वाद से भरे हॉल से बाहर निकली थी और समय रहते खुद को ढाल नहीं पाई थी। खुद को तसल्ली देने के लिए यह कहते हुए सी वू जल्दी से घुमावदार पत्थर के रास्ते से चली गई और जल्द ही केंद्रीय फूलों के बगीचे में पहुंच गई, केवल यह जानने के लिए कि घने पेड़ों के पीछे एक छोटा सा मंडप छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंडप के अंदर बैठा है और भले ही थोड़ी दूरी थी, सी वू को अभी भी चाय की हल्की खुशबू आ रही थी। लेकिन जिस चीज ने सी वू का ध्यान आकर्षित किया वह यह नहीं था, बल्कि मंडप की छत पर काली धुंध थी। नहीं, यह सही नहीं है। इसे शीर्ष पर दबाव डालने वाला काला बादल कहा जाना चाहिए। काला भाग्य बहुत बड़ा और घना था। मंडप के कोने में लटकी लालटेन से एक गर्म पीली रोशनी निकल रही थी, जिसने उस विशाल काले भाग्य के ठंडे और उदास वातावरण को और उजागर किया। वो ने बस थोड़ा सा देखा और अनजाने में पीछे हट गया। हे भगवान! महान हत्यारा कहाँ से आया? इससे पहले उसने इतनी बुरी किस्मत कभी नहीं देखी थी। एक साधारण व्यक्ति के सिर के ऊपर की किस्मत थोड़ी ही छोटी होती है। यहाँ तक कि जी लिन की किस्मत इतनी अच्छी है कि यह एक साधारण व्यक्ति से थोड़ी ही अधिक है। लेकिन उस व्यक्ति की जानलेवा आभा पहले ही पूरे मंडप को कवर कर चुकी है। अगले ही पल वो ने महसूस किया कि नदी और समुद्र उसकी छाती में दहाड़ रहे हैं। खून लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आशीर्वाद उसके शरीर को पोषण दे सकता है, उसकी बीमारी को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन जानलेवा आभा पूरी तरह से विपरीत थी। यह उसके साथ संगत है। सी वू तुरंत भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठंडे पसीना उसके माथे से नीचे बहती रही। उसके चेहरे पर खून का रंग भी तुरंत गायब हो गया, जैसे वह इधर उधर घूमना चाहती थी। उसके कदम एक पंख पर कदम रखने की तरह थे। वह एक कदम से चूक गया। सौभाग्य से वह खुद को एक उच्च चट्टान पर गिरने के लिए तैयार था। मैंने जल्दी से अपना मुंह ढकने के लिए, अपने मुंह को ढकने के लिए, अपने मुंह को ढकने के लिए अपने हाथों को कवर किया। लू जिंगजो ने केवल अपने दिल में चीखने की हिम्मत की, लेकिन बाहर पर वह सहमत हो गया। हाँ, मुझे भी इस तरह के जीवंत भोज पसंद नहीं है। कानों के लिए पिछली बार हुए ट्रैफिक एक्सीडेंट में मुझे कुछ सुराग मिले थे। ड्राइवर को नशीला पदार्थ देने वाला व्यक्ति लू परिवार की दूसरी शाखा से था। उसने पहले भी गलती की थी और उसे उसके पिता ने सजा दी थी। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने मुझ पर हमला करने का फैसला किया। लू वू को इस मामले की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, लू परिवार बेकार लोगों को नहीं पालता। तुम्हें क्या करना आता है? भले ही वह विचलित था, लू शिंगझो अभी भी उसके शब्दों में जानलेवा इरादे को सुन सकता था और कांपने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सम्मानपूर्वक कहा, पांचवें मास्टर, चिंता न करें, मैं इसे अच्छी तरह से संभाल लूंगा। लू शिंगझो के बोलने के बाद उसने आगे क्या कहना है यह सोचने की कोशिश में अपना दिमाग लगाया। अचानक उसने कुछ ही दूरी पर सिसकियां सुनी। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कौन है? जैसे ही उसने यह पूछा, सिसकने की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। ऐसा लगा कि दूसरे व्यक्ति को पता चल गया है कि वह बेनकाब हो गया है, इसलिए उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। पांचवें मास्टर लू ने धीरे धीरे अपने हाथ में बौद्ध मोतियों के साथ खेला। उसके होंठ खामोशी में मुड़े हुए थे।
उसके पास वहां छिपने और सुनने की हिम्मत थी, लेकिन गलती से एक आवाज निकल गई। निश्चित नहीं है कि वह मूर्ख था या जानबूझकर लोगों को जानना चाहता था। वह धीरे से खड़ा हुआ, लू शिंगझो के कंधे पर दबाव डाला। उसके हाथ ने बहुत अधिक बल का उपयोग नहीं किया, लेकिन दृढ़ता से लू शिंगझो को पत्थर की बेंच पर दबा दिया। हिलने में असमर्थ, लू शिंगझो हैरान और अनिश्चित था। पांचवें मास्टर, क्या आपको किसी को फोन करने की जरूरत है? लू वुजिया को शांतता पसंद थी, इसलिए जब वे इस मंडप में पहुंचे तो लू जिंगजो ने जानबूझकर अंगरक्षक के लिए फोन नहीं किया, मूल रूप से यह सोचकर कि कोई भी नहीं आया था। लेकिन वह कुछ भी नहीं था, लू वुजिया के साथ होता है। लेकिन यह चिंतित था कि मौत का यह देवता कि लू परिवार में हर कोई डरता था। वह एक बुरे मूड में होगा और वह नहीं जानता कि वह क्या करेगी। भले ही 10 लू जिंगजोस थे। अपनी पूंछ दिखाते हुए, क्या वह वास्तव में अनाड़ी था या नहीं? सोचा कि यह एक बड़ा चूहा है जो चुपके से सुन रहा है। कौन सोच सकता था कि यह सिर्फ एक छोटी चींटी है। लू वुजिया का मूड तुरंत खराब हो गया। वह एक आसान व्यक्ति नहीं था। उसके हाथ में बौद्ध माला भी बंद हो गई। उसकी आवाज ठंड से भरी थी। बाहर आओ। वो पत्थर के पीछे छिप गई और दर्द से चिल्लाई। वह अभी अभी भागी थी। उसके पैर कमजोर थे और वह चल नहीं सकती थी। इसके अलावा अदृश्य जानलेवा आभा उस पर दबाव डाल रही थी। उसे चक्कर आ रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वह वास्तव में हृदयहीन और शक्तिहीन थी। यह देखकर कि मंडप में मौजूद लोगों ने आवाज सुन ली थी और आने की तैयारी कर रहे थे, सीवो ने पत्थरों के बीच छिपने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया, प्रार्थना करते हुए कि उसे खोजा न जाए। बस इतना ही था कि स्वर्ग लोगों का साथ नहीं देता था। जब उसने पत्थर के सामने कदमों की आहट सुनी तो तुवो को पता चल गया कि उसका अंत हो चुका है। बाहर निकलो, शब्द तुवो के कानों में फूट पड़े, शायद इसलिए क्योंकि ल्यूक गुजिया करीब आ रहा था। जानलेवा आभा बहुत घनी थी, मानो वह तुवो के चेहरे पर झपटना चाहती हो। उसके मुंह को ढकने वाला हाथ और कस गया, लेकिन वह अपने गले में बह रहे खून पर नियंत्रण खोने वाली थी। नहीं, नहीं, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक हत्या होगी। बगीचे में हवा ताज़ा थी, लेकिन वो उसे सांस नहीं ले पा रही थी। अंत में वह इसे और सहन नहीं कर सकी। उसने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और दूसरे हाथ से अपनी स्कर्ट खींच ली। उसने अपना सिर नीचे किया और मुख्य हॉल में लौटने का इरादा रखते हुए बाहर भाग गई। वह सौभाग्य चाहती थी। अपनी जान बचाओ। दुर्भाग्य से तुवो के विचारों को जल्द ही ल्यूक गुगिया ने जान लिया। जब वह तेजी से आगे बढ़ी तो ल्यूक गुगिया ने तुरंत उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। वो एक हंस की तरह थी जो जाल में गोता लगा रही थी, उस जाल में गोता लगा रही थी जिसे ल्यूक गुजिया ने बुना था। उसकी कमर पर मजबूत और शक्तिशाली हाथ ने धीरे से उसकी कोमल कमर को गले लगाया, फिर अचानक उसे ऊपर उठा लिया। वो दंग रह गया। जब उसने प्रतिक्रिया की तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे मुर्गे की तरह उठाया जा रहा था। तुम बिना नमस्ते कहे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? ल्यूक गुजिया ने आंखें मूंद ली और डरी हुई छोटी लड़की की ओर देखा। केवल उसका पीला चेहरा देखकर, यह नहीं जानते हुए कि वह डरी हुई है या नहीं, उसकी बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी पलकों पर अभी भी आंसू थे। उसकी आंखों के नीचे आश्चर्य और भ्रम प्रकट हुआ। उसकी पुतलियां लाल थी, बिल्कुल एक छोटे खरगोश के समान जो आज्ञाकारी रूप से घास खा रहा था जब उस पर एक क्रूर जानवर ने झपट्टा मारा। छोटी लड़की के कपड़े बेहद साधारण थे, सफेद लंबी पोशाक भी बेहद पतली थी, इसलिए लू वुजिया आसानी से उसके शरीर की ठंडक महसूस कर सकती थी। इससे ल्यूक गुगिया को वह समय याद आ गया जब एक अधीनस्थ ने उसे एक सफेद संगमरमर दिया था जो उतना ही शानदार था। वह लंबे समय तक उसकी प्रशंसा करता रहा।
लेकिन एक मृत वस्तु तो एक मृत वस्तु ही होती है, और जल्द ही उस संगमरमर ने उसका पक्ष खो दिया और उसे एक कोने में रख दिया गया। यह डरपोक छोटी लड़की उसे पसंद आई, हल्की और मुलायम, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके शरीर पर ठंडक बहुत आरामदायक थी। उसका शरीर पूरे साल बहुत गर्म रहता था और वह अक्सर कुछ गर्म करने वाली चीजों की तलाश करता था, लेकिन अगर वह उन्हें पा भी लेता तो वे केवल लक्षणों का इलाज करती, मूल कारण का नहीं। लू वुजिया को अपनी हड्डियों में गहराई से बेकार, कमजोर चीजें पसंद नहीं थी, लेकिन चूंकि सीवू का ठंडा शरीर उसके शरीर के तापमान को कम कर सकता था, इसलिए लू वुजिया को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बौद्ध मोतियों को पकड़े हुए उसके हाथ ने सीवू की छोटी ठुड्डी को पकड़ लिया। भले ही उसने बहुत कम बल का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके पास विरोध करने का मौका नहीं था। कुछ नहीं बोल रही है न? आखिरी ध्वनि ने हंसी का एक संकेत दिया, लेकिन इसके भीतर गहरी छिपी हुई एक हड्डी ठंडी ठंड थी। ओह! एक पल में सीयू ने अपना संतुलन खो दिया, सहज रूप से उस हाथ को पकड़कर जो उसकी कमर को कसकर गले लगा रहा था, लेकिन उस वजह से जो कि खून से घिरा हुआ था, वह कुछ भी नहीं था जो कि खून से घिरा हुआ था। लू वुजिया के शरीर पर रेड प्लम फूलों के साथ बर्फ सफेद तांग राजवंश को धुंधला कर दिया। उसके कारण ल्यूक तिन्हचाऊ पीछे भागा और यह दृश्य देखा, उसका दिल धड़कना बंद हो गया। इस लड़की की हिम्मत वास्तव में बड़ी है। अब क्या करें? उसे चुप कराने के लिए मारा तो नहीं जाएगा। झो की उपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय वह अपने सामने खड़े लंबे आदमी से गले मिल रही थी, लगभग उसके सीने में समा रही थी। दूरी इतनी कम थी कि वह लू वुजिया के शरीर पर चंदन की हल्की खुशबू भी महसूस कर सकती थी, हल्की और अजीब तरह से सुखद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सीवू को लगा कि अगर वह इसी तरह जारी रही तो उसे खून की उल्टी हो सकती है और वह मर सकती है। छोड़ो। खांसी खांसी, मुझे नीचे उतारो। सीवू ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन खून की खांसी से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आवाज टूट गई थी। हालांकि उसने अपना गुस्सा जाहिर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब यह लू वुजिया के कानों तक पहुंचा तो यह नरम और कोमल था, बिना किसी खतरे के। वह वास्तव में इसे और सहन नहीं कर सकती थी। सीवू ने अनजाने में लू वुजिया की बाह पकड़ ली, भारी सांस लेते हुए। वह वास्तव में भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उसकी कमर को जकड़ने वाला हाथ लोहे की तरह सख्त था, चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, छूटने का कोई संकेत नहीं था। सीवू को खून की खांसी होने के बाद उसके पास ज्यादा ताकत नहीं बची थी। कुछ देर तक तड़पने के बाद वह हिल नहीं सकती थी। वह केवल अपने हाथों का इस्तेमाल करके लू वुजिया की छाती को दूर धकेल सकती थी। उन दोनों के बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी, चुपचाप अपना प्रतिरोध व्यक्त कर रही थी। हालांकि असर बहुत बहुत छोटा था। हिंसक होना काम नहीं आया। जीने की अपनी बेहद दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सीवू ने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति कम बोलने वाला व्यक्ति होगा। वह केवल एक नरम स्वर में विनती के साथ कह सकती थी, कृपया मुझसे थोड़ा दूर रहो। खांसी खांसी, तुम ऐसी हो। खांसी खांसी, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। वह खुद को रोक नहीं पाई और कुछ और बार खांसने लगी। उसके आसपास कोई जगह नहीं थी जो जानलेवा आभा से घिरी न हो। उस आदमी की दबंग सांस उसके फेफड़ों में भर गई थी। तूवू ने कभी भी ऐसी भयावह आभा का सामना नहीं किया था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह फटने वाला है। बेवकूफी भरी डरपोक। उसे माफ कर दो, चाहे वह अपने पिछले जीवन में हो या इस जीवन में। वह एक अच्छी नागरिक थी जो कानून का पालन करती थी।
समाजवादी उत्तराधिकारी बनने के योग्य थी। हर दिन घर पर कॉमिक्स बनाती थी। हालांकि उसे दबंग निर्देशक सामग्री बनाना पसंद था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उससे वास्तविक जीवन में मिलना चाहती थी। ऐसा सोचते हुए, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सी वू की आंखें अपमान से लाल हो गई थी और वह लगभग चिल्ला पड़ा और विनती करने लगा, मास्टर, मुझे जाने दो। लेकिन उसके मुंह से केवल एक हल्की सिसकी निकली, बिल्ली के बच्चे की तरह। इस दयनीय, मरणासन्न संघर्ष ने लू वू की रुचि जगा दी। उसने अपना सिर नीचे किया। छोटी लड़की की बादाम जैसी आंखें लाल थीं। उसकी आंखों में डर बहुत स्पष्ट था। वह इसे न देखने का नाटक नहीं कर सकता था। अभी अभी जब सी वू ने खून की खांसी की, तो उसने भी इसे देखा। वह खुद खून देखने का आदी था, इसलिए एक नज़र में ही लू वूजिया बता सकता था कि यह नकली नहीं था। तुम्हारा शरीर ठीक नहीं लग रहा है। लू वूजिया ने सी वू को जमीन पर लिटा दिया, लेकिन उसने मुझसे दूर रहने के उसके अनुरोध को नज़रअंदाज कर दिया। न केवल उसने उसे दूर धकेला, बल्कि उसने सी वू को अपने करीब खींचने के लिए अपने हाथ से थोड़ा बल प्रयोग किया। सी वूजिया के पैर अभी जमीन पर ही पड़े थे, और इससे पहले कि वह सांस ले पाती, उसका शरीर उस आदमी की छाती के करीब था। उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य दिखाई दिया। इस मासूम रूप ने लू वूजिया को बहुत खुश कर दिया। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े, एक रहस्यमयी मुस्कान चमकी और गायब हो गई। एक कमजोर छोटे जानवर के लिए थोड़ा सतर्क रहना अच्छा है, लेकिन यह मानना वास्तव में भोलापन है कि एक शिकारी अपने नए पकड़े गए शिकार को छोड़ देगा। लियू वूजिया ने बौद्ध माला पकड़े हुए अपना हाथ उठाया और सी यू को देखते हुए कहा, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उसने बहुत उदासीनता से बात की। भले ही उसका इरादा कोई आदेश देने का नहीं था, लेकिन इसने लोगों को अनजाने में आज्ञा मानने पर मजबूर कर दिया। तो वो दंग रह गई। उसने अपना सिर नीचे करके अपने हाथ को देखा, जो किसी कलाकृति की तरह था, सफेद, नाजुक और बेदाग। लेकिन उसके पास इस बारे में सोचने का दिल नहीं था। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, जल्दी से यहाँ से निकल जाना। जब वह अचानक ठंडी हवा महसूस कर रही थी, तो वह इनकार कर रही थी। जब उसके बाल थे, यू ने जल्दी से अपने हाथ को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। ओर्टा किसी और के द्वारा आयोजित किया जा रहा था। सी वू इतना डर गया था कि वह लू वूजिया के सवाल को सुनकर अचानक जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी नब्ज टटोलो। यह देखकर किसी वू ने कोई जवाब नहीं दिया। लू वूजिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी आंखें नीची करके अपनी हथेली में नाड़ी महसूस की और कहा, जो दवा आप अभी ले रहे हैं, वह कारगर नहीं है, बंद करो। बोलने के बाद उसने वाक्य दर वाक्य उन औषधीय जड़ी बूटियों को सूचीबद्ध किया, जिनका उपयोग सी वू कर रही थी। जितना अधिक उसने सुना, उतना ही वह आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि उसने जो कहा वह पूरी तरह से सटीक था, बिना कुछ छोड़े। बिल्कुल नहीं, बस उसकी नब्ज जांच रहा हूँ। लेकिन वह सब कुछ जानता है कि वह आम तौर पर क्या पीती है। अनजाने में उसके दिल में श्री ल्यूक नगु की छवि, अनुचित और मानसिक रूप से बीमार, से बढ़कर, हालांकि वह अनुचित और मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन उसके पास कुछ प्रतिभा है, हो गई। लेकिन भले ही उसकी चिकित्सा कौशल जबरदस्त है, लेकिन तूवू के दिल में वह अभी भी ऐसा व्यक्ति है जिससे उसे दूर रहना चाहिए। सी वू ने सावधानी से कहा, मैं उन चीजों को पी रहा हूँ। दवा, महंगी दवा मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे अब जाने दोगे? उसने अपना हाथ झटका, लेकिन अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था। घबराए हुए और टालमटोल वाले रवैये ने लू वूजिया के दिल को थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन वह सालों से साधना कर रहा था, चाहे उसके दिल में कितनी भी लहरें क्यों न हों। दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता,
उसने बस हल्के से कहा, चाहे तुम उन चीजों को कितना भी पी लो, यह बेकार है। मैं जिंग झो से कहूंगा कि वह तुम्हें बाद में सबसे अच्छी दवा दे। लू वूजिया ने कभी भी महिलाओं को करीब नहीं आने दिया, लेकिन जब उसने इस समय सी वू को गले लगाया तो उसने कोई प्रतिकर्षण नहीं दिखाया। वह बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। बेशक वह झो सियू से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर ठंडक के साथ यह छूने में बहुत आरामदायक था। यह उसके शरीर पर तापमान को कम करने में बेहद प्रभावी था, जैसे कि यह सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। बिल्कुल सफेद संगमरमर की तरह जिसे वह कभी प्यार करता था। लू वुजिया ने सोचा, अगर उसे कोई प्रतिस्थापन नहीं मिल सकता है तो इस छोटी लड़की को पालना ठीक रहेगा। एक जीवित व्यक्ति अभी भी एक मृत चीज की तुलना में बहुत अधिक दिलचस्प है। इसलिए उसने बगल में देखा, लू शिंगझो को देखा जिसने अब तक बोलने की हिम्मत नहीं की थी, केवल उम्मीद कर रही थी कि दूसरे उसे अदृश्य मानेंगे, और पुकारा, शिंगझो, क्या तुमने सुना? जैसे ही उसने लू वुजिया के शब्द सुने, लू शिंगझो के जवाब देने से पहले सियू पहले से ही डर गई थी। उसका मतलब है बाद में मिलते हैं? नहीं, क्योंकि वह बहुत घबराई हुई थी। तूवू ने थोड़ा असंगत ढंग से कहा, उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रही है। नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस मुझसे थोड़ा दूर रहो। जब तक वह इस महान बुरे सितारे से दूर रहेगी, वह कुछ आशीर्वाद प्राप्त करेगी और निश्चित रूप से एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिएगी। तूवू के अस्पष्ट शब्दों ने ल्यूक nguगिया की मुस्कान को और गहरा कर दिया। ल्यूक तिन्हचाओ ने चुपके से चिल्लाकर कहा कि कुछ गड़बड़ है। हाल के वर्षों में जिसने भी 5वें मास्टर की अवज्ञा करने की हिम्मत की, उसकी कब्र पर घास अब लगभग 2 मीटर ऊंची हो गई थी। उसके सामने खड़े होकर उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत करना तो दूर की बात है। लू शिंगझो ने एक ऐसी ही स्थिति के बारे में सोचा जिसका सामना उसने बचपन में किया था, और उस व्यक्ति का परिणाम। अब तक उसने पूछने की हिम्मत नहीं की थी। इसलिए लू शिंगझो ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। 5वें मास्टर, मुझे पता है। वह अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या उसे चुप कराने के लिए उसे मार दिया जाएगा, लेकिन अब उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत की। जब उसने सी वू का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो लू शिंगझो अपने दिल में एक लंबी चीख निकाले बिना नहीं रह सका। ऐसा संयोग क्यों है? क्या यह लड़की वह व्यक्ति नहीं है जिसे 5वें मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से आने और माफी मांगने का आदेश दिया था? झो सी वू कुछ दिन पहले उसके अधीनस्थों ने उसे जानकारी दी। लू शिंगझो ने उस फोटो को कई बार देखा। वह निश्चित रूप से गलत व्यक्ति को नहीं पहचानता। अब क्या करें? क्या हमें 5वें मास्टर को बताना चाहिए कि यह लड़की उनकी उपकारी है? ल्यूक तिन्हचाओ ने दुखी होकर सोचा, लेकिन अगर उसने अब अपना मुंह खोला तो क्या यह nguगिया के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा नहीं होगा? उसे निश्चित रूप से मछलियों द्वारा खाए जाने के लिए समुद्र में फेंक दिया जाएगा। लू शिंगझो बेहद उलझन में था। अचानक ऊंची एड़ी की आवाज दूर नहीं आई। एक आकृति छोटे पत्थर के रास्ते से चली गई। एक शांत महिला की आवाज गूंजी, झो सियू, यहाँ से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जू किंगवान बेहद धैर्यवान थी। कोने से गुजरने के बाद वह 3 लोगों के सामने आई। वह स्पष्ट रूप से नहीं जानती थी कि बगीचे में अन्य लोग भी थे जो सी वू का पूरे रास्ते पीछा कर रहे थे। वह पहले से ही असंतुष्ट थी। इससे पहले कि वह स्थिर खड़ी हो पाती उसने शाप दिया, झो सी वू, मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या करने की योजना बना रही हो। तुम्हारी वर्तमान स्थिति के साथ हुआन यी भोज में शामिल होने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यताएं हैं? तुम यहाँ किससे चिपके रहने का इरादा रखती हो? ऊंचा चढ़ना चाहती हो, है ना? मत सोचो कि तुम्हारी पृष्ठभूमि अभी भी एक रहस्य है। अगर मैं मैडम जी को तुम्हारे गंदे विचारों के बारे में बता दूं,
तो क्या तुम्हें विश्वास है कि जियांग चेंग में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी? एलिन भी नहीं होगा। जू किंगवान ने पहले ही अपने मन में यह सोच लिया था, इसलिए उसने जो कहा वह बेहद उचित था। हालांकि वर्तमान में उसके पास डुआन रूलैन से संपर्क करने की योग्यता नहीं थी और उसे हमेशा जी लिन द्वारा नजरअंदाज किया जाता था। जू किंगवान को अभी भी विश्वास था कि सब कुछ अंततः सामान्य हो जाएगा। बहुत देर तक बोलने के बाद हुआ किंगवान ने पाया कि यहाँ सिर्फ सी वू ही नहीं बल्कि दो अजीब आदमी भी खड़े थे। वह चौंक गई और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि हुआ किंगवान इन दो लोगों से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन वह एक व्यक्ति की आभा महसूस कर सकती थी, खासकर झो सी वू के बगल में खड़े तांग राजवंश के कपड़े पहने हुए आदमी ने, जिसने उसे बेहद हैरान कर दिया। उसने 2 जिंदगियां जी थी और कई बेहतरीन पुरुषों को देखा था। जी लिन का तो जिक्र ही नहीं, जो बेहद चमकदार था, लेकिन अगर वे साथ खड़े भी होते तो भी जू किंगवान को लगता कि उनमें से कोई भी उससे तुलना नहीं कर सकता। उसका स्वभाव बेहद संयमित था, एक विशाल महासागर की तरह जिसकी कोई गहराई नहीं है। जू किंगवान ने सहज रूप से एक सुंदर अभिव्यक्ति पेश की। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया, जैसे कि जिस व्यक्ति ने अभी अभी शाप दिया था वह कोई और था, न कि वह। वह धीरे धीरे लू वुजिया के करीब चली गई। उसकी आंखें शर्मिंदगी और आंसुओं से भरी हुई थी। मुझे बहुत खेद है, सर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ लोग हैं। मैं बस एक दोस्त को खोजने आई थी। सीयू अवाक थी और मुंह फुलाए हुए थी। वह अपना मुंह ढकने और खांसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह उसे पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी, लेकिन किसी और ने उसे छीन लिया। सीयू दंग रह गया और जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि लू वुजिया अपनी उंगली से खून पोंछने में उसकी मदद कर रहा है। फिर अपनी उंगली की नोक पर लाल चीज को घूरता हुआ उसका भाव अस्पष्ट था। उसने केवल सीयू को देखा, हकलाते हुए जू किंगयुआन को एक अदृश्य व्यक्ति के रूप में देखा। अगर तुम सहज नहीं हो तो जिंगझो को तुम्हें वापस ले जाने दो। क्या विला में कोई है? अगला वाक्य लू जिंगझो से उसका सवाल था। जवाब सुनने के बाद लू वू ने सिर हिलाया। जाओ, किसी से एक कटोरी जिनसेंग सूप बनाने के लिए कहना मत भूलना। क्या तुम बीमार हो? सीयू आखिरकार इसे और नहीं रोक पाई। उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह पागल अभी भी उसका अपहरण करना चाहेगा। वह कौन है? क्या उसे कानून की परवाह नहीं है? छोड़ो, मुझे घर जाने दो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर वह मुझे नहीं ढूंढ पाई तो वह निश्चित रूप से पुलिस को बुला लेगी। अच्छे नागरिक तू वो को एक पल के लिए भी उसे धमकाने का कोई तरीका नहीं सूझा। वह केवल सबसे प्राचीन तरीका ही अपना सकता था, हालांकि वह अपने दिल में असहज महसूस कर रहा था। उस आदमी के शांत और संयमित व्यवहार को देखते हुए यह संभावना थी कि यह तरीका उसे डराने में सक्षम नहीं होगा। निश्चित रूप से लू वुजिया ने केवल के साथ जवाब दिया जैसे कि उसने सुना था, लेकिन उसका निर्णय अभी भी नहीं बदला। सर, तभी जू किंगवान ने अपना मुंह खोला। उसने लू वुजिया की बाह को सी वू की कमर पर टिकाए हुए देखा। 2 लोगों की अंतरंग मुद्रा को देखकर थोड़ा असहज महसूस किया। ऐसा आदमी, जिसे पहली नजर में ही पता चल जाता था कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण है, झो सी वू उससे कैसे परिचित हो सकता है? तुम कैसे योग्य हो सकते हो? जू किंगवान 2 कदम आगे बढ़ी और लू वुजिया के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा लाल था। आतन, उसने अपने लंबे बाल उठाए और अपनी आंखें नीची करके शर्मिंदगी से कहा, सर, मुझे उसे लाउंज में ले जाने दें। आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी दोस्त जू किंगवान हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा।
अगर आपको जल्द ही बॉल शुरू होने से कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या मैं आपको डांस के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ? जू किंगवान के 3 शब्द सुनकर सीयू ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। रुको, जू किंगवान? उनकी कॉमिक श्रृंखला में मुख्य नायिका हुआ थान उयेन कौन है? हुआ थान उयेन की शर्मीली युवा लड़की जैसी छवि का क्या मतलब है? उसका लक्ष्य काई लैम है, वह किसी दूसरे आदमी पर क्यों मोहित है? तूवू ने उसके हाव भाव देखे और उसे बेचैनी महसूस हुई। तूवू ने इस खबर पर विचार किया, लेकिन ल्यू कुंगुजिया ने नाखुशी से भौहें सिकोड़ ली। यह महिला अचानक से दौड़कर आई और बकवास करने लगी। उसे एक नज़र देखने के बाद ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे जवाब देना तो दूर की बात थी, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और पुकारा, जिंगझो। लू जिंगझो तुरंत समझ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, 5वें मास्टर की ओर जू किंगयुआन की नंगी निगाह को रोकते हुए। 5वें मास्टर के प्रति पहले से डर की नज़र पूरी तरह से गायब हो गई थी। वह तीक्ष्णता प्रकट कर रही थी जो केवल लू परिवार के पास थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगली बार बिना देखे जल्दी मत करना, अपनी बात पूरी करने के बाद लू जिंगझो ने अपना हाथ उठाया और बहुत धारा प्रवाह तरीके से जू किंगयुआन के सिर के पीछे मारा। उसने उसका कॉलर बोरे की तरह पकड़ लिया, दूसरे हाथ से फोन किया। आधे मिनट से भी कम समय बाद काले कपड़े पहने कुछ लोग चुपचाप अंदर आए। हुआ किंग वान को उठाया, फिर चुपचाप पीछे हट गए। तुम लोग उसे कहाँ ले जा रहे हो? हुआ किंग वान कौन थी? यह जानने के बाद माँ सीयू कांपने से खुद को नहीं रोक पाई। ये गैंगस्टर बहुत डरावने हैं। चिंता मत करो, उसे ऊपर लिविंग रूम में थोड़ा आराम करने के लिए बुला लो। लू झिंगझो ने अपना सिर घुमाया। अचानक समझ नहीं आया किसी वू को कैसे संबोधित किया जाए। लू वुजिया के हाव भाव का थोड़ा अध्ययन किया, लेकिन अभी भी यह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जू किंगयुआन से निपटने के बाद अगली बारी सी वू की थी। चाहे वह कितना भी विरोध करे, यह बेकार था। काले रंग के लोगों का एक समूह कहीं से प्रकट हुआ और उसे घेर लिया। जब तक कि वह शानदार कार में नहीं बैठ गई, सी वू को अभी भी समझ में नहीं आया कि चीजें इस बिंदु तक क्यों आ गईं। बस इतना ही कि उसका व्यवहार जो किंगवान से बहुत बेहतर था। स्वतंत्रता की कमी को छोड़कर हर कोई बेहद विनम्र था। लू शिंगझो ने उसके लिए एक नरम तकिया भी तैयार किया। सीवू उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन इन लोगों के मुंह चिपके हुए टेप की तरह थे। वे सभी चुप थे। केवल लू शिंगझो ने कभी कभी उसे 1 या 2 वाक्य का जवाब दिया। जब लू वू परिवार का उल्लेख किया गया, तो लू शिंगझो ने विषय बदल दिया, जो बेहद वर्जित लग रहा था। अंत में यह इसलिए हो सकता है क्योंकि सी वू इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लू शिंगझो ने असहाय होकर जवाब दिया, अय्या, चिंता मत करो, जब तक तुम थोड़ा सुनोगी, वो परिवार तुम्हें नहीं खाएगा। सी वू ने अभी अभी लू वू परिवार को छोड़ा था। उसका शरीर बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके बगल में बैठी लू शिंगझो को बहुत अच्छी किस्मत मिली थी। उसने कुछ समय के लिए सौभाग्य को आत्मसात किया और अंत में थोड़ा बेहतर महसूस किया। उसकी बातें सुनकर उसने गहराई से पूछा, क्या होगा अगर वह अचानक जुनून से भर गया? लू शिंगझो ने खुद से सोचा कि वू जिया को कभी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी, तो उसे किस बात की चिंता थी? उसने सहजता से जवाब दिया, ओह, तो तुम जाकर नहा लो और खुद को साफ कर लो। सी यू। यह और भी भयानक होता जा रहा था।